students, so today in this class we are going to start the new chapter, that is unitary method. So student, it is a different chapter and it is a very important chapter that will be very useful in your onward classes. यानी इसके बाद के क्लासेज जो आप पढ़ेंगे, 5th के बाद 6th 7th 8th 9th सभी जो ऑनवर्ड क्लासेज आएंगे, सभी क्लास में ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव एंड वॉच दी वीडियो वेरी केयरफुली सो दैट वाट एवर आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड मेक यू अंडरस्टैंड. हाँ, ताकि हम जो आपको बताने जा रहे हैं, जो समझाने जा रहे हैं, आप उसे अच्छे से समझ पाएँ और इसके बेस पे जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व कर पाएँ. तो स्टूडेंट, फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज़ यूनिटरी मेथड. पहले हम लोग ये देखते हैं यूनिटरी मेथड होता क्या है. तो स्टूडेंट, द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन, क्या बोले, द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. यानी वो मेथड जिसमें हम वन का वैल्यू फाइंड करते हैं. द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन, यानी बहुत सी चीज़ों का, हाँ, बहुत से क्वांटिटी का वैल्यू हमें पता है. हाँ, यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ मोर देन वन थिंग. मान लेते हैं हमारे पास वन से ज़्यादा बहुत से थिंग का या क्वांटिटी का हमारे पास वैल्यू है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन. अब हमें उनमें से किसी एक का वैल्यू फाइंड करना है. तो दिस प्रोसेस, दिस मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. तो यही जो बहुत से हैं, बहुत में से एक से वैल्यू फाइंड करने का, हाँ, बहुत में से एक का वैल्यू फाइंड करने का जो मेथड है, दैट इज नोन एज यूनिटरी मेथड. तो उसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं. हाँ, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा यूनिटरी मेथड होता क्या है. अब यूनिटरी मेथड में हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो दो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं. दोनों कॉन्सेप्ट वन बाय वन देख लेते हैं. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन, अगर हमारे पास वन से ज़्यादा का वैल्यू है, इफ़ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ मोर देन वन थिंग, अगर आपके पास वन से ज़्यादा का वैल्यू है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन, और आपको एक का वैल्यू फाइंड करना हो. कितने का वैल्यू फाइंड करना हो? एक का वैल्यू फाइंड करना हो. तो वी डिवाइड, क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं. क्या बोले हम? जब हमारे पास एक से ज़्यादा का वैल्यू होगा और एक का वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मेनी, हाँ, अगर हमें एक से ज़्यादा का वैल्यू फाइंड करना, मतलब एक का वैल्यू दिया है, क्या बोले, एक का वैल्यू अगर दिया गया हो और एक से ज़्यादा का वैल्यू फाइंड करना हो तो वी मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. हमने बताया जब आपके पास ज़्यादा वैल्यू दिया है, हाँ, एक से ज़्यादा वैल्यू दिया है और आपको एक का वैल्यू फाइंड करना है तो डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. और अगर आपको बहुत से एक का वैल्यू दिया और एक से ज़्यादा का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. तो यही दो कॉन्सेप्ट आपको इस पूरे चैप्टर में यूज करना है और इसके बेस पे जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है. तो हम इसे थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा और क्लियर कर लेते हैं अपने डाउट को. तो लेट अस सी वन एग्जाम्पल. तो हियर यू आर गिवन अ डजन एप्पल्स कॉस्ट ₹72. कह रहा वन डजन, वन डजन मतलब 12. हाँ, वन डजन में कितना होता है? 12 होता है ना. तो कह रहा वन डजन एप्पल का कॉस्ट 72 रुपये है. मतलब ये 12 एप्पल का कॉस्ट 72 रुपये दिया है ना. तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल. तो कह रहा आप बताइए 20 एप्पल का कॉस्ट क्या है. तो स्टूडेंट ज़रा ध्यान दीजिए, हमारे पास पहले इस क्वेश्चन में वन डजन मतलब 12 एप्पल का कॉस्ट है. वन डजन मीन्स होता है, वन डजन इक्वल टू 12 होता है कि नहीं. तो यहाँ जो कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स कह सकते हैं. हाँ, ये वन डजन मतलब 12, यानी 12 एप्पल का जो कॉस्ट है वो दिया है ₹72 रुपये. तो आपसे कह रहा कि आप 20 एप्पल का कॉस्ट बताइए. तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक से ज़्यादा 12 एप्पल का कॉस्ट है ना. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वन एप्पल का कॉस्ट क्या होगा. क्या? वन एप्पल का कॉस्ट क्या होगा. तो जब एक का आ जाएगा तो हम एक से ज़्यादा का फाइंड कर लेंगे. तो पहले ये देखते हैं कि हम एक का वैल्यू कैसे फाइंड करें. तो स्टूडेंट, अगर आपके पास बहुत से एक से ज़्यादा का वैल्यू है और एक का फाइंड करना है तो क्या करते हैं? डिवाइड. तो यहाँ देखिए 12 एप्पल का वैल्यू दिया है 72 रुपये. आपको कितने का फाइंड करना? एक का वैल्यू फाइंड करना. पहले एक का वैल्यू फाइंड करेंगे ना. एक का देखेंगे कि एक एप्पल को आप कितने रुपए का खरीद रहे हैं.
तो पहले आप 1 एप्पल का कॉस्ट निकालेंगे, तो इसके लिए आप डिवाइड करेंगे, तो आप लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। तो 1 एप्पल का कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा ₹72 डिवाइडेड बाई 12, यानी 72 को आप 12 से डिवाइड कर लीजिए। तो 12 7 जा 12 7 जा 12 6 जा, हाँ, तो 12 6 जा 72, तो 6 रुपये आ गया। कितना आ गया? 6 रुपये आ गया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि 1 एप्पल का कॉस्ट 6 रुपये आ गया। तो अब ये जब क्लियर हो गया कि हम एक एप्पल को 6 रुपये में ख़रीद रहे हैं, तो एक से ज़्यादा 20 का वैल्यू फाइंड करना। हाँ, एक से ज़्यादा 20 का पूछ रहा ना, तो कभी भी एक का वैल्यू पता हो और एक से ज़्यादा का वैल्यू फाइंड करना, मैं नहीं माने ज़्यादा का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करना, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स। तो एक का वैल्यू 6 रुपये आया है, तो हम 6 में 20 का निकालना है, 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 20 में 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो गया। तो 6 2 जा 12, यानी 120 रुपये आ गया। कितना आया? 120 रुपये आ गया। तो इस तरह से 20 एप्पल का कॉस्ट 120 रुपये है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो हियर द सेकेंड क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज। कह रहा 1 पेयर, क्या बोले 1 पेयर शूज का कॉस्ट दिया है ₹425, यानी 425 रुपये है। कह रहा 1 पेयर शूज का कॉस्ट 425 रुपये है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 15 पेयर्स ऑफ शूज़। तो आप बताइए इसी तरह के अगर 15 पेयर हो ना, तो 15 पेयर शूज का कॉस्ट क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ, अब पहले कह रहा है कि 1 पेयर, क्या बोले 1 पेयर शूज का कॉस्ट इतने रुपए दिया है। अब कह रहा कि आप 15 पेयर का बताइए, यानी एक का वैल्यू दिया है और एक से ज़्यादा का पूछ रहा है। तो अभी हमने आपको बताया था कभी भी एक का वैल्यू दिया हो और एक से ज़्यादा का पूछे तो क्या करते, मल्टीप्लाई। क्या करते, मल्टीप्लाई। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी योर आंसर। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज। तो 1 पेयर शूज का कॉस्ट कितने रुपए दिया है, 425 रुपये। तो आप लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 15 पेयर्स ऑफ शूज। तो इस तरह से 15 पेयर शूज का कॉस्ट कितना होगा, आप ₹425 में 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों मल्टीप्लाई होगा, हमने आपको बताया एक का वैल्यू अगर दिया हो, 1 पेयर का वैल्यू ये दिया है और एक से ज़्यादा का पूछ रहा है, यानी 15 का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। अगर आपको डायरेक्टली 15 का टेबल आता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो ऊपर नीचे अरेंज करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट्स नो मैटर। तो 15 5 जा 75, कैरी आ गया 7, अब 15 2 जा 30, 30 में 7 ऐड कर लेंगे 37, कैरी आ गया 3, अब 15 4 जा 60, 60 में 3 ऐड कर लेंगे तो 63 आ गया। कितने रुपए आया, 6375 रुपये। कितना है स्टूडेंट, 6375। तो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 15 पेयर ऑफ शूज। तो आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत इजी है। हाँ, इजी वे में ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस 2 कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एक से ज़्यादा का वैल्यू अगर पता हो और एक का फाइंड करना हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं, और अगर एक का वैल्यू पता हो एक से ज़्यादा का फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और आप बहुत ही इजी वे में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 1 ऑफ 9th chapter, that is unitary method. तो here the first question is a bus carries 2457 passengers every day. कह रहा एक बस है वो प्रत्येक दिन, हाँ एक बस प्रत्येक दिन 2457 पैसेंजर्स यानी यात्रियों को ले जाती है। हाँ, तो हाउ मेनी पैसेंजर्स विल इट कैरी इन अ वीक। तो 1 वीक में, एक सप्ताह में वो कितने पैसेंजर्स को ले जाएगी, ये कह रहा, ये पूछ रहा आपसे।
तो स्टूडेंट ज़रा ध्यान दीजिए, पहले दे रहा है कि एक बस इतने पैसेंजर को एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन का मतलब एक दिन में। हाँ, तो एक दिन में अगर ये बस इतने पैसेंजर को ले जाती है तो वन वीक का मतलब 7 डेज, 1 वीक का मतलब 7 डेज। तो 7 डेज में कितने पैसेंजर को ले जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ईजी है ना। हाँ, एक दिन में इतने लोगों को ले जा रही है, तो 1 वीक मतलब 7 डेज में पूछ रहा, तो एक का वैल्यू दिया और एक से ज़्यादा यानी 7 डे का पूछ रहा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ, हमने बताया ना, एक का वैल्यू पता हो और एक से ज़्यादा का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ। तो पहले आप यहाँ लिख सकते हैं द नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड इन 1 डे, यानी एक दिन में जितने पैसेंजर जा रहे हैं उनकी संख्या क्या है, 2457। तो हमने 2457 लिख दिया। सो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड इन 7 डेज। तो हम यहाँ चाहे 7 डेज लिखें या 1 वीक लिखें, बात एक ही है, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज इक्वल टू हो गया 2457 मल्टीप्लाई बाई 7, जो आएगा इतने पैसेंजर 1 वीक में यानी 7 डेज में उस बस के द्वारा ले जाए जाएंगे। हाँ, तो अब क्या आएगा, लेट अस सी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 जा 49 को 9, कैरी आ गया 4, 7 5 जा 35, 35 में 4 ऐड कर लेंगे 39, 39 को 9, कैरी आ गया 3, 7 4 जा 28, 28 में 3 ऐड करेंगे 31 को 1, कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 में 3 ऐड कर लेंगे 17, यानी नंबर ऑफ पैसेंजर कितना आ गया, 17,199, यानी वो बस एक सप्ताह में इतने पैसेंजर को वो ले जाएगी। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। आसिमा रीड्स 42 पेजेज ऑफ अ बुक इन अ डे। कह रहा आसिमा 1 डे में, इन और डे मतलब एक दिन में किसी बुक का 42 पेज पढ़ती है। आसिमा एक दिन में किसी बुक का 42 पेज पढ़ती है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू फिनिश द बुक दैट हैज़ 1428 पेजेज। तो कह रहा कि आप बताइए उसे यानी किसे, आसिमा को उस बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, उस बुक को पूरा समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा जिसमें 1428 पेजेज है। समझ में आ रहा ना। कह रहा आसिमा एक बुक का एक दिन में, या कोई बुक है उसका एक दिन में 42 पेज पढ़ती है, तो अगर उस बुक में टोटल 1428 पेज हो तो आसिमा को ये बुक समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे, ये आपको बताना है ना स्टूडेंट। तो देखिए एक दिन में इतना पढ़ती है, इतने को पढ़ने में कितना दिन लगेगा ये पूछ रहा। तो एक का वैल्यू पता है ना, अब इतने को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना, तो हम डिवाइड कर देंगे, यानी 42 से आप टोटल पेज को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में 42 पेज पढ़ रही है। हाँ, तो इस 42 से टोटल नंबर ऑफ पेज जो 1428 पेज है, इतना ही पेज है ना उस बुक में, तो आप इसे डिवाइड करिए, जितनी बार डिवाइड होगा उतने दिन लगेंगे। हाँ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेज, यानी उस बुक में टोटल 1428 पेज है और एक दिन में कितना पेज पढ़ रही है वो 42, तो नंबर ऑफ पेजेज रीड इन 1 डे, यानी एक दिन में कितना पढ़ रही है वो 42 पेज पढ़ रही है, ये आ गया। तो इस रेट से इतने पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो हम 42 से इसे डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड होगा उतना दिन लगेगा। तो हम कह सकते हैं सो
टाइम टेकन टू फिनिश द बुक, यानी उस बुक को समाप्त करने में यानी पूरा पढ़ने में कुल कितना समय लगेगा। 1428 को 42 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतना दिन लगेगा। हाँ, हम यहाँ साइड में डिवाइड कर ले रहे हैं, देख रहे हैं कितना आएगा। 1428 को आप डिवाइड करेंगे 42 से, तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, माइनस कर लेंगे 12 से 6 तो 6 आएगा। 3 से 2 माइनस होगा 1, 1 से 1 0, यहाँ 8 लेंगे 168, तो ये 4 बार होगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कितना यह डिवाइड करने पे 34, यानी 34 डेज आपका आंसर आ गया। हाँ, 1428 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 34 आ रहा ना। तो इस तरह से आसिमा को ये पूरा बुक समाप्त करने में जिस बुक में 1428 पेज है, इस बुक को समाप्त करने में कुल 34 डेज का टाइम लगेगा। तो आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी, आई विल try to make you understand once more. Now let us see next question. So here the question number 3 is, a dozen books cost rupees 1920। कह रहा 1 डजन, 1 डजन मतलब 12, 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12 होता है ना, 1 डजन में 12 होता है। तो कह रहा 1 डजन बुक का कॉस्ट यानी 12, हाँ टोटल 12 बुक का कॉस्ट 1920 रुपये दिया है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सच बुक। तो आपसे कह रहा है इसी तरह के आप 7 बुक का कॉस्ट बताएं। तो पहले 12 का दिया है ना, तो पहले 12 का टोटल कॉस्ट इतना दिया है, तो हम 12 के इसको डिवाइड करके 1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। जब 12 का दिया है, हाँ 1 से ज़्यादा का दिया हो तो पहले हम 1 का वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर 1 से ज़्यादा का जितने का पूछता है उतने का हम निकालते हैं। तो पहले हम 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 बुक का कॉस्ट आएगा, जब 1 का आ जाएगा तो 7 का निकालना रहेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स। तो 12 बुक का कॉस्ट कितना है 1920, तो लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, है ना। 12 का दिया है तो 1 का निकालना है, तो 1920 को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो आप डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। हाँ, अगर हम यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं साइड में, तो 1920 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 हो गया, यहाँ 7 कैरी आएगा, सॉरी माइनस करने पे 7 आ गया 2, 12 6 जा 72 होता है, ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 बचेगा, तो 0 हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 160 आ गया। कितना आ गया 160 आ गया। तो इस तरह से टोटल 12 बुक का कॉस्ट इतना था और 1 का हमने फाइंड किया तो 160 रुपये आ गया। कितना आया 160 रुपये 1 बुक का कॉस्ट आया है। कितने का आया 1 का ना। अब 1 से ज़्यादा 7 का आपको फाइंड करना है, 1 का वैल्यू पता हो 1 से ज़्यादा का निकालना हो तो क्या करते मल्टीप्लाई। तो हम लिख देंगे सो द कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स। तो 7 बुक का निकालना है तो 160 में आप 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, कैरी आ गया 4, 7 1 जा 7 और 4 11, यानी 1120 रुपये आ गया। दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ 7 बुक। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर द फोर्थ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अ बैग कॉन्टेंस 7 किलोग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर। कह रहा एक बैग में, यानी एक बोरी है या कोई पैकेट है, हाँ बोरी या पैकेट है, तो एक पैकेट में या एक बैग में 7 किलोग्राम व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा आता है। हाँ, एक पैकेट में 7 किलोग्राम गेहूं का आटा रखा जा सकता है या आता है। तो हाउ मेनी बैग्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 245 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर। 245 ग्राम नहीं है, सॉरी स्टूडेंट, किलोग्राम है, किलोग्राम है ये। तो कह रहा 245 किलोग्राम अगर गेहूं का आटा हो तो इनको पैक करने के लिए कुल कितने बैग लगेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले यहाँ पे 7 कह रहा है कि एक बैग में हम 7 किलोग्राम आटे रख सकते हैं। हाँ 7 किलोग्राम आटा आएगा ना एक बैग में। तो कह रहा इतने किलोग्राम यानी 245 किलोग्राम
आटे को पैक करने के लिए कितना बैग लगेगा। तो हम 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, जितनी बार डिवाइड होगा उतना बैग लगेगा। क्यों? क्योंकि एक बैग का कैपेसिटी 7 किलोग्राम है। तो एक का कैपेसिटी पता है, इतने को पैक करने में कितना बैग लगेगा, नंबर निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ बैग आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप दी कैपेसिटी ऑफ 1 बैग, यानी एक बैग की कैपेसिटी कितनी है 7 किलोग्राम। और टोटल वेट दे रखा वो, हाँ, टोटल वेट ऑफ व्हीट फ्लोर, यानी गेहूं के आटे का टोटल जो वेट है 245, हाँ 45 किलोग्राम इतना दिया है। तो इतने किलोग्राम को हम एक एक बैग में इतना इतना रखेंगे तो कुल कितना बैग बनेगा, इसी से आप इसे डिवाइड करेंगे, बस आ गया। तो लिखेंगे सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बैग्स, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बैग्स इक्वल टू हो जाएगा 245 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको किलोग्राम नहीं लिखना, ग्राम नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ नंबर निकालना है तो बैग का नंबर निकालना है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो 7 3 जा 21, 3 बचेगा 35, 7 5 जा 35, यानी 35 आ गया। तो इसका मतलब 245 किलोग्राम गेहूं के आटे को पैक करने के लिए टोटल 35 बैग लगेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ही मज़े से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आपका ये जो 9 चैप्टर वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि 9 चैप्टर में बस एक ही एक्सरसाइज गिवन है। तो जो हमने आपको बताया, और इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन थे, लगभग हमने आपको 4 के 4 सभी क्वेश्चन हम आपको बता दिए। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं तो आप उसे ज़रूर सॉल्व करें, समझे नहीं आता है तो आप पूछें। दैट्स ऑल, थैंक यू।